उन्होंने भगत सिंह ने सबसे पहले कहा कि चमन लाल को बता देना हम पागल नहीं हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी आभार, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आप अमृत महोत्सव का एक पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृतसर भी होकर आए हैं, आप भगत सिंह जी के वहाँ भी खटखट कलां भी होकर आए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए, इन तीनों वीरों की शहादत जो है वो पूरे भारत को उस समय भी आंदोलित किया था, अब भी पूरे भारत को ये संवेदनशील करती है। ये बहुत बड़ी शहादत थी और इसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। सुखदेव लुधियाना के हैं, हम कल उनके घर भी जाके आए हैं। भगत सिंह पाकिस्तान में जो बंगा है वहाँ पैदा हुए थे, लेकिन उनके पिताजी का जन्म और पिताजी की मृत्यु दोनों की खटखट कला में हुई। उनका पैतृक गांव खटखट कला है। माँ भी बाद में विभाजन के बाद खटखट कला में रही। और राजगुरु जो है वो महाराष्ट्र के पास खेड़ गांव है, वहाँ के हैं। अब उसका नाम राजगुरु नगर है। और कल हम खेड़ जा रहे हैं और इन तीनों के जन्म स्थान की मिट्टी और जहाँ ये बलिदान हुए वहाँ की मिट्टी, वो हम 307 कार्यक्रम कर रहे हैं हरियाणा भर में, हर खंड में वहाँ पहुँचा रहे हैं। और उस माटी से, पावन माटी से तिलक करके कार्यक्रम करेंगे, जिससे मेरी नई पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा आए, वो इन वीरों के प्रति कृतज्ञता महसूस करे और इन वीरों के जीवन को जाने कि ये 22-23 साल के नौजवान कितने बड़े मिशन को लेकर बलिदान हो गए हैं। इनकी सोच उस समय कितनी गहरी थी, कैसे इन्होंने अपने क्या कहते हैं बलिदान को भी ये माना कि राष्ट्र के काम आएगा। तो ये जो इनका जज्बा था, उस जज्बे के साथ जो है ये जुड़े। जैसे आपने कहा कि कल हम अमृतसर में जलियांवाला बाग में थे। देखिए, ये अच्छे दिन नहीं थे देश के। इजराइल से मैंने एक बात सीखी, उन्होंने अपने बुरे दिनों का म्यूजियम बनाया, जिसको होलोकास्ट म्यूजियम कहते हैं। मैंने कहा आपने क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बुरे दिन भूल गए तो फिर से आ जाएंगे। इस बात ने मुझे, इजराइल की इस बात ने मुझे बहुत सिखाया है। हमने भी ये जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं, हमारे बुरे दिन थे, इसको भूलना नहीं चाहिए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो विभाजन की विभीषिका है उसको, और ऐसे जो नरसंहार हुए थे ब्रिटिशर्स के समय में, उस सबको भी याद करना चाहिए इन ज्ञात अज्ञात वीरों के साथ साथ, जिससे हम ये जान सके कि 90 साल का वो पीरियड जिसमें ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी या ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर रहा तो हमारे बुजुर्गों का जीवन कैसा था और उन्होंने क्या क्या यातनाएं झेली, इस सारे में से मैं गुजारना चाहता हूँ अपनी नई पीढ़ी को। और इसलिए हमने सुभाष जयंती बहुत व्यापक स्तर पर बनाई। जैसे आपको जानकारी है, हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस, चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम के नाम से हर विधानसभा में बनाई। और अब लाला लाजपत राय की जयंती हमने हर जिला हेडक्वार्टर पे बनाई। और अब जो है वो हर मंडल में 307 मंडल हैं, इन शहीदों की पावन माटी से तिलक करते हुए युवाओं को हम जो है 307 स्थानों पर 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाएंगे। युवा वर्ग को और नागरिकों को विशेष रूप से, चाहे आप अंडमान का जिक्र हो या भगत सिंह जी के, सुखदेव जी, राजगुरु जी के बलिदान का जिक्र हो, इसके लिए खूब प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा क्या इन चीज़ों को हमारे जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स में भी पूरी अच्छी तरीके से शामिल किया जाए, इसकी भी वकालत आप करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से। देखिए, देश कैसे बनता है, देश अगर आपने बनाना है, देश को हमेशा मजबूत रखना है, देश कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है भाई साहब। देश में एक संस्कार है, देश एक संस्कृति है, देश एक विचार है। तो जो उस प्रकार की विचारधारा के साथ ही देश संस्कृति के साथ खड़े, भारत के राष्ट्रवाद को हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, लेकिन उसके जो मजबूत पक्ष हैं उसको लगातार सजग करके हमने मजबूत नहीं किया। रामधारी सिंह दिनकर गए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पर, मिट्टी का टुकड़ा उठाकर उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। अगर हमें जो काले पानी की जो सजाएं थी, जिस प्रकार के वहाँ अत्याचार हुए थे, भगत सिंह के साथ ही महावीर भी इसी समय उनको सजा हुई थी जब भगत सिंह कोई उम्र कैद की, वो काला पानी की जेल में रहे, वो उन्होंने भी वहाँ अनशन किया था जगह से। भगत सिंह ने, यहाँ सुखदेव ने, राजगुरु ने यहाँ अनशन किया था 64 दिन का, वहाँ भी अनशन हुआ, वहाँ उस जेल के जुल्मों के खिलाफ। और जबरन पाइपलाइन से उनको खाना दे रहे थे जब उनकी डेथ हुई थी। बड़ा भारी स्टेचू वहाँ पर लगा हुआ है महावीर जी का। तो ऐसे जो लोग थे, ऐसे सब लोगों के जीवन से ही
राष्ट्र की जो प्रखरता है वो मजबूत हुआ करती है। और इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, 100% मैं इस बात का आग्रही हूँ कि केंद्र सरकार भी और राज्यों की सरकारें भी इन देशभक्तों के जीवन और उनके विचारों को, यानी विचार दूर तक जाते हैं, जीवन ठहर जाता है। आज भी सुखदेव के विचार, अगर गांधी जी को जो उन्होंने पत्र लिखा था, भगत सिंह की डायरी जो उन्होंने लिखी थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपने विचार अभिव्यक्त किए, और एक ही सेंटेंस, इतना इतना ठाड़ा सेंटेंस है कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। तिलक ने जो कहा था कि आप मेरे शरीर के बंदी बना सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। उन विचारों से हमको दो चार होना चाहिए, उन विचारों को हमको समझना चाहिए, और वो विचार हम सिलेबस के माध्यम से अपने सारी पीढ़ी को देना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि देश को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, 1947 में हुआ था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अब जीवित है, उनके लिए सरकार को क्या और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, उसकी तरफ आप क्या कहेंगे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, जो आज संसद है उसको उस समय असेंबली कहते थे। तो एक चमन लाल करके कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये पागल थे। उनका केस लड़ने के लिए भी एक कांग्रेसी आए थे, आसफ अली। उन्होंने, भगत सिंह ने सबसे पहले कहा कि चमन लाल को बता देना हम पागल नहीं हैं, हम इस देश के इतिहास के, हम इस देश की परिस्थितियों के और इस देश के आकांक्षाओं के विद्यार्थी हैं। ये सेंटेंस बहुत गजब का सेंटेंस है। देश के हर युवा ने इस सेंटेंस को समझना चाहिए कि हम ऐसे नहीं कि हमने कोई घटना की और आपने हमको नकार दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इतिहास भी समझते हैं इस देश का, और परिस्थितियों को भी समझते हैं, और इस देश का भविष्य कैसा हो, उन आकांक्षाओं के विद्यार्थी हैं। मुझे लगता है कि हर युवक को ये लाइन प्रेरित कर सकती है। ये शब्द, ये वाक्यांश जो इनके हैं, एक एक सेंटेंस जो है वो जाना चाहिए युवाओं के बीच में, और उसका माध्यम बनना चाहिए हमारा लिटरेचर। 4 स्टेट में जिस प्रकार से बीजेपी ने परचम लहराया, उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से बात करूंगा, पड़ोसी राज्य है हरियाणा का, आप लोगों ने भी वहाँ पर खूब मेहनत की है। वहाँ पर जिस प्रकार से प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय थी, और ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार वहाँ काफ़ी जंप करेगी, लेकिन मत प्रतिशत देखें तो कहीं कांग्रेस नज़र नहीं आती। भैया देखिए, कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है, और उसका सिकुड़ने का कारण परिवारवाद का भारत में विफल होना है, और बाकी जगह भी परिवारवाद उस प्रकार से विफल हो रहा है, हमने देख रहे हैं। और ये कि अच्छी बात भी है, लोकतंत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं उस नाते से। लेकिन मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा होमोजीनियस राज्य में कहूँगा कि खड़ा किया, डबल इंजन जिसको कहा, होमोजिनिटी के साथ, कि ऊपर से कोई योजना चलती है, राज्य सरकार लागू करती है, आम लोगों तक पहुँचती है, एक बड़ा लाभार्थी ग्रुप उसका खड़ा हुआ है, और लोग इसको मान रहे हैं कि चीज़ हमारे तक आ रही है। किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जाता है तो अब लोगों तक उसी दिन पहुंचता है, उनके खाते में तुरंत पहुंचता है। तो हर चीज़ का जो नीचे तक जाना, किसानों के पैसे दिए जाते हैं फसल के, तो उनके खाते में डायरेक्ट जाते हैं। तो ये एक जो नया वर्ग उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण से उन लोगों ने इसी को गुड गवर्नेंस माना है। 2 कारण मानता हूँ मैं उत्तर प्रदेश में सरकार आने के। ये जो लाभार्थी, जिनको सीधा गरीब लोगों को जो मिल रहा था, ये जो अंत्योदय वाली सरकार है, गरीबों वाली सरकार है, और दूसरा जो कानून व्यवस्था अच्छी की योगी जी ने, जिसका श्रेय भी बहुत लोगों ने दिया कि हम इस राज्य में सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके कारण से 37.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार लौटी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 3.5 दशक से कोई सरकार लौट के नहीं आती थी, और उत्तराखंड तो तब से बना तब तक कोई सरकार आई नहीं थी। दोनों राज्य हमारे समीप के राज्य हैं, हमारी बाउंड्री लगती है, और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाके काम किया था। तो निश्चित रूप से बड़ी अचीवमेंट है, इसका परिणाम भी पूरे भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कई पत्रकार मुझसे फ़ोन करते हैं, जैसे बात करते हैं, फ़ोन पर भी पूछते हैं, मिलकर भी पूछते हैं। जैसे आप कह रहे थे, आप पार्टी का जिक्र कर रहे थे, तो आप पार्टी पर तो 1 किलो की घी की पीपी है, मेरे पर तो 15 किलो का टीन है। अब 1 किलो की घी की पीपी वाले अपने लेके घूम रहे हैं, पीपी। यहाँ यूपी का, उत्तराखंड का, यहाँ पर मणिपुर का, यहाँ पर गोवा की तीसरी बार का, हम तो वो संकल्प लेकर चले हुए हैं कि तीसरी बार लौटेंगे। तो हमारे पास तो उपलब्धियों का टीन भरा हुआ है। पंजाब का जिक्र करूं, पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो साथ है, उसके बावजूद भी बीजेपी और इनका जो रिजल्ट रहे, आम आदमी पार्टी हावी रही। इसके लिए क्या आगामी रणनीति क्या रहेगी? मैं ये मानता हूँ कि वहाँ गिर गई, 2 पार्टियाँ वहाँ गिर गई। दूसरे नंबर पर आकर पिछली बार आप पार्टी खड़ी हो गई थी। अब मान लो पंजाब केसरी नंबर 2 पर है, और कोई और अखबार नंबर 1 पे चल रहा है, वो गिर जाए तो पंजाब केसरी अपने आप नंबर 1 पे आ जाएगा। अब कांग्रेस ने अपनी खुद ही फजीयत कराई,
कैप्टन अमरिंदर उनको बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, ये खबर सब मीडिया ने चलाई थी। फिर अपने चन्नी साहब और सिद्धू साहब की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई तो खुद ही वो दिसड़ गए। और इसने तो अकाली दल ने तो उसी दिन अपना आधार खोल लिया था जिस दिन दिल्ली से बाय बाय करके आए थे, क्योंकि आप उन्हीं के पीछे आगे खड़े हो गए जो आंदोलन कैप्टन साहब ने चलाया हुआ था। आप उसी के पाड़े में आगे खड़े हो गए तो आपका बचेगा क्या? आप पहले ही आगे कहेंगे मैं तो भाई इनके पीछे ही हूँ, तो फिर आप कहाँ पूछोगे? तो इनको एक अवसर उसके कारण से मिला है। अभी परफॉर्मेंस क्या करते हैं जरूर देखेंगे, क्योंकि हर किसी को जब मौका मिलता है, एक फुल फ्लैश स्टेट मिली है, क्योंकि दिल्ली तो एक नागरिक स्टेट है, कोई महापालिका जैसी बम्बई जैसे हो वैसी स्टेट है। अब एक फुल फ्लैश स्टेट मिली है तो किस प्रकार की परफॉर्मेंस आएगी वो लोगों के सामने आएगी। हरियाणा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बहुत आशावान नजर आ रहे हैं, रोज कसरत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार जारी हैं, कई लोगों को पलायन करवाने की। आशा और सपने तो सबके ही रहते हैं, पिछली बार भी थे इनके आशा और सपने, क्या नहीं थे क्या? पिछली बार ये सब नहीं चल रही थी क्या नौटंकी? आशा सपने तो इनके 19 में भी थे, तो तब तो आशा और सपनों को कुछ मिला नहीं। सब लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं, सब करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर क्या आप जाएंगे? चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामविलास जी को उन्होंने काम दिया है, निश्चित रूप से उसमें से कौन कौन साथी उपस्थित हो पाते हैं, किन किन साथियों को उन्होंने बुलाया देखते हैं, लेकिन मैं उनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया, जो उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूँगा। देखिए बहुत शानदार बजट है और अभी हम हर जिले हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम कराएंगे मंत्रियों को ले जाकर कि उनके मंत्रियों में कौन कौन से कामों पर कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है और कैसे कैसे जब बजट पास हो जाएगा। और 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमने हिसार में रखा है, बजट पर ही रखा है। धन्यवाद। तो ये हैं ओपी धनखड़ जी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इन्होंने सब विषयों पर खुलकर चर्चा की और इस बात के ये खुद पक्षधर हैं कि जो लोग देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे चुके हैं उनको उनका इतिहास जो है पुस्तकों में पढ़ाना चाहिए, और ये केंद्र सरकार से भी इस बात की अपनी गुजारिश करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।